क्या लगता है राजेश बादल सर, क्या केवल सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है या फिर सत्ता में कहीं जाने का डर है, सत्ता का खोने का डर है, और वो डर पर यही नतीजा है कि सारे नेताओं को ही बंद करा दो, उन्हें भ्रष्टाचारी साबित कर दो? रणनीति क्या है ईडी के इस तरह इस्तेमाल की? देखिए, रणनीति जहां तक आप बात करते हैं संजय जी, तो ये तो सीधी सीधी प्रतिशोध की राजनीति है। और प्रतिपक्ष से प्रतिशोध की जो परंपरा है, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद भारत ने जिस तरह का संवैधानिक लोकतंत्र स्वीकार किया था, उसमें कई दशकों तक बिल्कुल भी नहीं थी। और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के देश के विकास में लगातार अपना कंधे से कंधा मिला के योगदान देते रहे हैं। हमने क्या देखा नहीं है कि नेहरू के कितने कट्टर आलोचक थे? हमने देखा कि इंदिरा जी के कितने आलोचक रहे। लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी और मोरारजी देसाई लगातार एक से एक बड़े धुरंधर प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके आलोचक भी रहे। और उन आलोचना के उन स्वरों को एक अपवाद जो अभी राय साहब ने बताया, उसके अलावा मुझे तो नहीं याद आता कि कभी आलोचना के उन सुरों को, असहमति के उन सुरों को ठंडा करने का, बंद करने का, समाप्त करने का कोई प्रयास किया गया हो। हमने और यहाँ केवल इतना ही नहीं, हम तो आप देखिए कि असहमत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो कितने बड़े असहमत थे नेहरू से, लेकिन जब वो पहले ही चुनाव में एक दूध वाले से हार गए, तो फिर नेहरू जी ने उनको वापस संसद में लाने का काम किया था। इतिहास आप देख लीजिए। यानी जो कहावत है हमारे यहाँ, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए वाला, तो आलोचक जब तक आपके पास नहीं है, कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता। अब हम ये हाल के वर्षों में देखते हैं कि जो हमारा पहले जो संविधान था वो बहुदलीय लोकतंत्र पर आधारित था, और उस व्यवस्था को इसलिए कि भारत जैसे विविध संस्कृति, भाषा, मजहब और रीति रिवाजों वाले देश में आप एक दलीय लोकतंत्र चला नहीं सकते। और एक दलीय लोकतंत्र क्या होता है कि जिसका कोई प्रतिपक्ष ना हो। तो हम तो 1000 साल से देख रहे थे कि हम गुलाम थे। पहले हम नवाबों राजाओं के गुलाम थे, फिर हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो गुलामी में क्या होता है, प्रजा की अपनी कोई सत्ता में भागीदारी नहीं होती। और अब हम देख रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से सत्ता में आई है, तो ये एक बदली हुई पार्टी है जो बहुदलीय लोकतंत्र में, मेरा ख्याल है कि उनको यकीन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रही। और इसका उदाहरण है कि क्योंकि जैसे ही ये आए थे, आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करते थे। जब इस देश का संवैधानिक ढांचा प्रतिपक्ष को पर्याप्त स्थान देता है, संसद में पक्ष और प्रतिपक्ष को स्थान देता है, और आप एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी दल के लिए कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, बात यहीं समाप्त नहीं होती। इन्होंने क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने का काम किया। बड़े दल के प्रति तो ये भावना हो गई कि चलिए कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं, आपको याद होगा बिहार में जाकर के जेपी नड्डा बोल के आए थे कि अब प्रादेशिक पार्टियों का भविष्य नहीं है। यानी अब वो प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टियों का को से मुक्त करना चाहते हैं। तो अब वो आप एक मुख्य राष्ट्रीय दल को समाप्त करना चाहते हैं, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्वरों को आप कुचलना चाहते हैं। तो फिर आप चाहते तो यही है कि न एक ही दलीय लोकतंत्र बना रहे। और एक दलीय लोकतंत्र जो है, माफ कीजिए, वो लोकतंत्र का कोई बहुत अच्छा और बेहतर स्वरूप नहीं है। तो एक तो बात यह है कि इनकी जो अवधारणा है वो प्रतिपक्ष को साथ लेकर चलने की है नहीं। शासन की शैली में ये नहीं चाहते कि विपक्ष की कोई भूमिका हो, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसलों पर प्रतिपक्ष की भागीदारी हो। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं हाल के 10 वर्षों में। तो उसमें संसद में क्या चर्चा हुई? क्या नोटबंदी की चर्चा हुई? नहीं हुई। कोरोना जैसा भयावह काल हमने देखा, क्या उसमें प्रतिपक्ष को भरोसे में लिया गया? नहीं लिया गया। क्या हमने जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 का जो बात हुई, क्या उसमें प्रतिपक्ष को भरोसे में लिया गया? नहीं लिया गया। भारतीय विदेश नीति में हमने इतना विचलन देखा, और उसकी वजह से भारत की किरकिरी भी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
क्या उसमें प्रतिपक्ष को भरोसे में लिया गया? नहीं लिया गया। इसका अर्थ यही है कि ये प्रतिपक्ष को लेकर के बहुत अनुदार हैं, कंजर्वेटिव हैं। अब बात आती है कि जो ईडी या अन्य जांच एजेंसियों का जो सत्ता वास्तव में जो सरकार की एजेंसियां होती हैं, किसी दल की एजेंसियां नहीं होती हैं। तो जब वो एजेंसियां सरकार की हैं और जो मुख्य तौर पर कानून या संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ जांच का काम करती हैं, आप उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद संविधान की शपथ लेकर निर्वाचित हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही लोकतंत्र के ये दो रूप आप देख रहे हैं, और ये लोकतंत्र के जो दो रूप हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। हमने राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में देखा कि राजीव गांधी ने किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को स्वास्थ्य लाभ के लिए अमेरिका भेजा था। लेकिन अगर आप जांच एजेंसियों का इस तरह से शिकंजा कसेंगे प्रतिपक्ष के ऊपर, तो ऐसी बात तो है नहीं कि अनंत काल तक आप प्रतिपक्ष में बैठे सरकार में रहेंगे। कभी आप भी प्रतिपक्ष में आएंगे, और तब प्रतिपक्ष की दाढ़ में आपने खून लगा दिया है कि जब प्रतिपक्ष सत्ता में आएगा तो वो आपसे कहीं ज्यादा निर्मम, क्रूर, अमानवीय और खराब शक्ल लेकर के आएगा, और तब आप चिल्लाएंगे कि हमारी जो है स्थितियां ये हो रही हैं। आप देखिए कि इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो किया वो राय साहब ने जिक्र किया, हम लोग सब उसी आंदोलन में पत्रकारिता की शुरुआत की थी हम लोगों ने भी। लेकिन बाद में जनता पार्टी ने भी वही प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की। जीपों की खरीद में घोटाले का आरोप, बताइए, एक भारत का एक प्राइम मिनिस्टर कुछ जीपों की खरीद में घोटाला करेगा, प्रमाणित नहीं हुआ। शाह आयोग बिठाया, क्या हुआ? प्रमाणित नहीं हुआ। बोफोर्स को जिस तरह से राजीव गांधी को घेरा गया है, खुद उनके साथी वीपी सिंह जिस तरह से एक डायरी दिखाते थे, उस पर उन्होंने खुद बाद में माफी मांगी और अदालत में भी साबित नहीं हुआ। तो ये जो एक दोनों पक्षों के बीच में, पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में कड़वाहट भरे रिश्तों का दौर जो शुरू हुआ है 90 के दशक के बाद, ये मुझे लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और जो बदले की राजनीति है, प्रतिशोध की जो राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। और इसलिए भारी पड़ेगी क्योंकि आप असहमति के सुरों को कुचल नहीं सकते। आप कौन भाई, अगर आप पौराणिक आख्यानों का उदाहरण देखें तो असहमत कौन था? रावण से जो असहमत था वो विभीषण था। तो रावण ने उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो असहमति को पसंद नहीं करता था। तो ऐसे लोग जो असहमति को पसंद नहीं करते हैं, उनकी इतिहास में क्या गति होती है वो आप जानते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और जब आपके पास काम करने का कुछ नहीं है तो आप तमाम तरह के टोटकों, षड्यंत्रों, प्रपंचों से आप प्रतिपक्ष को या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप प्रतिपक्ष को दबा लीजिए कि आप हमारे साथ आ जाइए, या उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा दीजिए। काम आपने कुछ किया नहीं है, इसलिए भारतीय जनता और भारतीय मतदाता के लिए क्या उनकी जेब तो खाली है ना, उनके पास नौकरी नहीं है, महंगाई का कोई जवाब नहीं है, रोजगार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तमाम तरह के मसले हैं जो बहुत ही सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी की ये नीति उसको बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा कि अनंत काल तक कोई सत्ता में नहीं रहता। जी राजेश सर, आखिर में आपकी टिप्पणी आज की पूरी चर्चा पर क्या मानना है आपको कि जो भाजपा की कल्पना है, जो संघ की कल्पना है, जो हिंदू राष्ट्र की बात है, जो राम मंदिर की बात है, और फिर विपक्ष को धमकाने वाली बात है, इन सब मसलों पर आपकी टिप्पणी? देखिए संजय जी, ये तो अब तक इस करीब करीब पौन घंटे की चर्चा में हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच ही चुके हैं कि बहुत स्वस्थ लोकतंत्र में और निर्वाचन के संसदीय प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी का उतनी ही आस्था है कि जो एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह जो चुनाव आयोग काम करता है, बस वो एक शपथ लेने के लिए उस तरह की आस्था तो है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। केजरीवाल ने कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकी, और जब नरेंद्र मोदी जी एकदम चक्रवर्ती सम्राट की तरह 2014 में पद पर आए थे, और उसके कुछ महीने बाद ही आपने देखा कि जो है केजरीवाल आ गए। एक बार नहीं, सरकार गिरी, दूसरी बार आए, दूसरी बार के बाद तीसरी बार भी आए। उन्होंने अपना घर नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर को मजबूत नहीं किया। आपको याद होगा
कि अब ना तो अरुण जेटली दिल्ली में उनके पास है, ना सुषमा स्वराज उनके पास है, ना मदन लाल खुराना उनके पास है, ना साहिब सिंह वर्मा उनके पास है। जमीनी संगठन उनका बहुत ही कमजोर है दिल्ली में। ऑल्दो आरएसएस के समर्थक काफी हैं, लेकिन अगर आरएसएस के समर्थक भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो सर्वाधिक साक्षर प्रदेश दिल्ली है वो उस पर यकीन नहीं करता। आपको मैं याद हो बात के चुनाव में अगर आप याद करें तो देखिए, एक चुनाव में उन्होंने दिल्ली का प्रभारी बिहार के प्रभात झा को बनाया था, एक और चुनाव में मनोज तिवारी को बनाया था, लेकिन ये लोग भी नतीजा दे नहीं पाए। तो एक कांटे की तौर पर के कांटे की तरह अरविंद केजरीवाल चुभ रहे हैं, और इसलिए भी कि अब वो गुजरात की तरफ मुंह कर रहे हैं। पिछले चुनाव में गुजरात में ठीक ठाक सी उपस्थिति आम आदमी पार्टी ने दिखा दी है। पंजाब वो ले चुके हैं। पंजाब का सपना भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से पाले हुए थी, वो सपना उसका पूरा नहीं हुआ। तो अगर उसके अपने घर से उसको खतरा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि अब आने वाले वर्षों में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाली है। ये व्यक्तिगत बात है मेरी। मैं जो कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के भीतर भी एक वैसा ही अधिनायक है जैसा नरेंद्र मोदी के भीतर है, और शायद यही एक कारण है कि आशुतोष, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, लोकपाल जो हुआ करते थे, वो तमाम सारे जो जमीनी लोग थे वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ के चले गए। तो ये लेकिन एक अलग स्थिति है। मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि बिना प्रतिपक्ष के इस देश के संसदीय ढांचे की आप कल्पना नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल को सता के आप समूचे प्रतिपक्ष को अगर मैसेज देना चाहते हैं तो माफ कीजिए, ये बहुत भारी पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी।